हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज हम भाग 9 के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लासों में हम भाग 8 तक पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 9 के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे पीछे हम भाग 5 में हमने केंद्र पढ़ा था, भाग 6 में राज्य पढ़ा था, तो ये भाग 7 निरसित हो गया है, इसलिए भाग 7 के संबंधी प्रावधान हमें नहीं पढ़े हैं। भाग 8 में हमने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। तो चूंकि हम 3 स्तर की सरकार वहां पढ़ चुके हैं, एक हमने वहां केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, और राज्य स्तर में ही जो केंद्र शासित राज्य हैं उन सरकारों के विषय में पढ़ चुके थे। तो अब आगे बढ़ते हुए हम पंचायती राज के विषय में, यानी कि स्थानीय जो सरकारें होती हैं उसके संबंध में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जो पंचायती राज है, पंचायती राज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पंचायती राज से विभिन्न प्रकार के प्रश्न अभी तक उठे हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि अभी अगर आपने देखा होगा, जो आपका वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भी वैकेंसी आई थी, उसमें तो पंचायती राज को एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया, पंचायती राज को एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में मैं 2 पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा। आज पहले पार्ट में इससे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां से लगातार प्रश्न, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं, उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर लूंगा, जिसमें आज इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही जो इसकी कुछ समितियां, महत्वपूर्ण समितियां हैं, उसके संबंध में चर्चा करूंगा। इसकी संवैधानिकता से जब कैसे इसको संविधान में लागू किया गया, इसके प्रावधानों को, उसके संबंध में आज मैं चर्चा करूंगा। और अगली क्लास में मैं आपसे इसके विभिन्न अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करते हुए आपके आगे जो भाग 9 ये है, जो नगर पालिका से यानी कि नगर पंचायत से संबंधित है, उसकी तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। तो आज चूंकि भाग 9 पंचायत की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पंचायत के संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किए गए। जो पंचायत संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में इसके प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, इसके संबंध में जब मैंने आपको अनुसूची पढ़ाई थी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया था और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, उसके तहत हमारे भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए थे। और उस सूची में मैंने बताया था कि पंचायती राज को कुल 29 विषय सौंपे गए हैं। कितने? 29 विषय पंचायती राज, जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को सौंपे गए हैं। और उसी क्रम में जब मैंने आपसे राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी की चर्चा की थी, तो वहां पे जब जो मैंने गांधीवादी प्रावधान बताए थे, गांधीवादी डीपीएसपी बताए थे, उसमें अनुच्छेद 40 में भी मैंने आपसे ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में चर्चा की थी। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि इसका प्रावधान भाग 9 में तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 11वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, और साथ ही साथ इसके विषय 29 है, और इसका प्रावधान डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में भी किया गया है। इसी क्रम में एक बहुत बेसिक फैक्ट आपसे बनता है और विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? क्योंकि पंचायती राज प्रणाली जो है यह किस लिए आई थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, यानी कि सत्ता को ऊपरी स्तर से नीचे के व्यक्ति तक, यानी कि जैसे आप ये समझ लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की व्यवस्था बनानी थी कि जहां पे निचले स्तर का, यानी कि ग्रामीण स्तर का भी आपके सत्ता में प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण लागू हुआ था। और उसी सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्रम में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक फैक्ट ये बनता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तब आपको याद रखना है रिपन जो कि एक वायसराय थे। रिपन कौन थे? एक वायसराय थे। तो इनके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। और 1882 में रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया था। तो इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर इसकी संवैधानिकता के संबंध में बात करूं कि आखिर इसको संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो वही बात मैंने लिखी है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन से इसको शामिल किया। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में यदि आपको 1993 लिखा मिले, तब भी आपका वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसके ये प्रभावी हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। या पास तो 1992 में हो गया था, लेकिन लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। अब पंचायती राज का आखिर विकास कैसे हुआ? सबसे पहले पंचायती राज के विषय में और कुछ जानने से पहले सबसे पहली बात क्या है कि पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर लूं।
जनवरी 1957, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है और इसको आपको बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में। 1900 जो बात मैं जनवरी 1957 की कर रहा हूँ, लेकिन इसके विषय में अभी आगे बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आपसे ये एक प्रश्न मैंने यहाँ पे ये देखा है, कई परीक्षाओं में बना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, कब आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो आपको याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में आई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में आई, तो भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जांच व उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो आप इससे ये समझिएगा कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। तो वह समिति किस लिए गठित की गई थी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो कि 1992 में आया था, और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम मेरे मुंह से 1992 निकल गया, लेकिन आपको याद रखना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि 1953 में आई थी। तो इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। और आपको शायद क्लिक हो गया होगा आपके दिमाग में कि उस समिति का नाम क्या था। उस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति था। पंचायती राज प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान किसी समिति का है तो वह बलवंत राय मेहता समिति का है। तो अब हम बलवंत राय मेहता, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में उठे हैं, तो इसके संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा करता हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई, कब आई? जनवरी 1957 में। इसका गठन कब हुआ बलवंत राय मेहता समिति का? जनवरी 1957 में। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। दो प्रश्न यहीं से बन जाएंगे, एक तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सत्ता का निचले स्तर तक हस्तांतरण, यानी कि सत्ता में जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है या निचला क्षेत्र है उसका भी प्रतिनिधित्व सत्ता में हो सके, उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो इसने सिफारिश किसकी सिफारिश की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। फिर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम 20 बार प्रश्न पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कितने स्तर की पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की गई थी। तब आपको याद रखना है 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। तो त्रिस्तरीय में कौन शामिल था? आपके ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जिस 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी उसमें ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि था। आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। इसने जो सिफारिश दी थी उसमें कहा था कि जो ग्राम पंचायत होगा और ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि होगा उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा उसका जो निर्वाचन होगा उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और वही बात यहाँ जिला परिषद में भी कही गई थी कि जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो इसके संबंध में आप समझ सकते हैं आपके यहाँ जैसे ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, लेकिन जो पंचायत समिति के स्तर पर जो आपका ब्लॉक प्रमुख होता है, तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसमें खासकर हम बीडीसी को चुनते हैं, आपको पता होगा बीडीसी को चुनते हैं। तो जो बीडीसी इसको जो ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए बीडीसी अपने मताधिकार का प्रयोग करके ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, इसलिए किसकी श्रेणी में आएगा? या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से अगर बात मैं जिला परिषद की करूं तो जो आपके जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और फिर वही जिला पंचायत सदस्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तब आपको याद रखना कि पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रधान होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। फिर इसी के संबंध में क्या हुआ? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से, आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया। और इसी क्रम में
2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठेगा कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तब आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया गया और धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में भी इस योजना को क्रियान्वित किया गया। तो जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति, इससे दो तीन प्रश्न मैंने आपको बताया। पहली चीज, इसकी स्थापना जनवरी 1957 में हुई। इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दी। इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में माना और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। ये बात आपको याद रखनी। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण समिति आती है, अशोक मेहता समिति। अच्छा, समय समय पर पंचायती राज में क्या सुधार किए जा सकते हैं, पंचायती राज प्रणाली में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसी लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न समितियों का निर्माण करके इसके संबंध में सुझाव लिए कि इसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो उसी क्रम में 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। 1977 में कौन आती? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जनता पार्टी की सरकार के टाइम आई थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। 1977 में आई और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने क्या सिफारिश की? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। जो आपकी अशोक मेहता समिति थी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसने कहा एक जिला परिषद होना चाहिए और वह दूसरा मंडल पंचायत होना चाहिए। जो सबसे निचला स्तर था ग्राम पंचायत को इसने हटा दिया। इसने 2 स्तर की बात की, एक जिला परिषद होना चाहिए और दूसरा मंडल पंचायत होना चाहिए। और मंडल पंचायत के विषय में इसने बात की कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले गांवों के समूह को मंडल पंचायत में शामिल करना चाहिए। 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले जो समूह, गांवों के समूह पे एक मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में आपको याद रखना कि 1977 में इसका गठन हुआ। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसने क्या सिफारिश की? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, इसमें एक जिला परिषद और दूसरा मंडल पंचायत। बहुत महत्वपूर्ण, आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद रखना है राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अशोक मेहता समिति ने इस बात की सिफारिश की कि पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचन के समय जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं वह प्रत्यक्ष रूप से, आधिकारिक रूप से इसमें भागीदार हो। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि विधानसभा है, लोकसभा है, ऐसे जो इनके चुनाव होते हैं तो पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लड़ाती। ठीक वही बात यहाँ पे अशोक मेहता ने इस बात की सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें भी राजनीतिक पार्टियां अपनी भागीदारी, वही बात लिखी कि आधिकारिक भागीदारी इसमें राजनीतिक पार्टियों की हो, और सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अच्छा, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश ने इस समिति के सिफारिशों के कुछ प्रावधान लागू किए गए। 3 ऐसे राज्य थे, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश ने जो अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया। उसके बाद फिर देखा गया कि आखिर इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, तो उसी क्रम में जीवीके राव समिति 1985 में जीवीके राव समिति का गठन किया गया। अच्छा, इस समिति के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि यह समिति इस निष्कर्ष, जब इसने अपनी पंचायती राज के समक्ष, पंचायती राज के विषय में जब इसने अपनी समीक्षा की तो उसमें यह किस निष्कर्ष पर पहुंची? यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। कहने का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इसमें बात की गई थी, तो अब यह क्या हो गया? दफ्तरशाही यानी कि नौकरशाही के अधीन चली गई, या नौकरशाही के अधीन चली गई। और वही बात लिखी कि नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। जब नौकरशाही का हस्तक्षेप इसमें बढ़ने लगा तो जो पंचायती राज संस्थाएं थी वह कमजोर होने लगी हैं। जिससे जब पंचायती राज संस्थाएं कमजोर होने लगी हैं, उस स्थिति में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना था वह भी कमजोर होने लगा। ये बात आप समझ लीजिए। और परिणाम स्वरूप इन्हें बिना जड़ की घास कहा जाता। बहुत महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट लिखा है, बिना जड़ की घास, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को, किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली में आपके नौकरशाही के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण उसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी, बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी। तब आपको याद रखना है जीवीके राव समिति ने जो आपकी पंचायती राज प्रणाली थी, जब उसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं थी वो कमजोर पड़ने लगी, उस स्थिति में पंचायती राज प्रणाली को
बिना जड़ की घास की संज्ञा जीवीके राव समिति ने दी थी। जीवीके राव समिति का एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था कि नियमित निर्वाचन का सुझाव दिया। जीवीके राव समिति ने नियमित रूप से चुनाव यानी कि चुनाव का सुझाव दिया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इसके नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। राज्य स्तर, इसकी एक और सिफारिश थी, राज्य स्तर के कुछ कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जो राज्य स्तर के कुछ कार्य हैं उसको जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे सत्ता के विकेंद्रीकरण का सपना साकार हो सके। अच्छा, इसके जीवीके राय समिति के संबंध में आपको ये याद रखना है, जीवीके राय समिति जो थी इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि नहीं, जीवीके राय समिति के संबंध में नहीं, जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति के संबंध में आपको याद रखना है कि इसने कुल 132 सिफारिशें दी थी। अशोक मेहता समिति है, इसके संबंध में क्या याद रखना कि इसने कुल 132 सिफारिशें दी थी, लेकिन उसके संबंध में जो आपके लिए महत्वपूर्ण था मैंने इसको शामिल कर दिया। अच्छा, जीवीके राय समिति के संबंध में मैंने आपको बता दिया कि पहली चीज इसने पंचायती राज को बिना जड़ की घास की संज्ञा दी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको याद रखना चाहिए। नियमित निर्वाचन का सुझाव दिया और उसके साथ साथ इसने ये कहा कि राज्य स्तर के कुछ कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना था वह साकार किया जा सके। फिर उसके बाद आती है एल.एम. सिंघवी समिति। जो आपकी एल.एम. सिंघवी समिति जो कि 1986 में आई है, इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात है और कई बार यहाँ से प्रश्न उठा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की किसने सिफारिश की थी। आपको याद रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी, आपकी एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। अच्छा, इसके संबंध में एक बात आपको और याद रखना है कि जो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके संबंध में ये प्रश्न इसलिए उठ जाता है कि एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही, क्योंकि जो आपकी एल.एम. सिंघवी समिति है इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इसने भी की थी, और आपकी जो ये थी बलवंत राय मेहता समिति इसने भी की थी, जीवीके राव समिति ने भी की थी। लेकिन इसके संबंध में प्रश्न आपसे सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि इसी की सिफारिश के आधार पर, जो आपकी एल.एम. सिंघवी समिति थी, इसकी सिफारिश के आधार पर 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। इसके संबंध में मैंने आपको बता दिया कि इसके संबंध में संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में एल.एम. सिंघवी समिति से सिर्फ इस बात के लिए प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसी की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार ने 1900, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जो कि लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित न होने की वजह से यह अधिनियम नहीं बन सका था। तो इसीलिए इससे प्रश्न उठता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन में एल.एम. सिंघवी समिति है तो आपको हमेशा एल.एम. सिंघवी समिति लगाना है। लेकिन इस स्थिति में आपको ये भी याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति और जीवीके राव समिति, इन दोनों समितियों ने भी संवैधानिक दर्जे की बात कही थी। फिर जो एल.एम. सिंघवी समिति, इसने एक और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की कि गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की सिफारिश। एल.एम. सिंघवी ने इस बात की भी सिफारिश की कि गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि न्याय पंचायत की स्थापना संबंधी सिफारिश किस समिति ने की थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी, और जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसी क्रम में अब आपको आगे पढ़ना है थोंगन समिति। थोंगन समिति जो कि 1988 में। अच्छा, ये सारी समितियां मैंने क्रम से लिखी है और इसको क्रमवार ही आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से इस तरीके का प्रश्न बन जाता है। इसको क्रम से लगाने के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। तो जिस क्रम में मैंने लगाया है इसका ठीक यही क्रम है। तो अगर आपसे कभी क्रम में लगाने संबंधित आ जाए तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद मैंने आपको बताया इधर अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव समिति, फिर मैंने आपको एल.एम. सिंघवी समिति, फिर थोंगन समिति और उसके बाद गाडगिल समिति। तो इसी क्रम में आप इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं थोंगन समिति जो कि 1988 में। इसके संबंध में क्या याद रखना है कि इसने भी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, जो आपकी थोंगन समिति है, इसने भी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की, और इसने भी गांव, प्रखंड व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। वही सेम सिफारिश जो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की, वही सेम सिफारिश थोंगन समिति ने भी की। लेकिन एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे आ गया कि 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। यदि पंचायत के निश्चित कार्यकाल के संबंध में आपसे पूछा जाए कि पंचायत के निश्चित कार्यकाल के संबंधी प्रावधान सिफारिश किसने की थी, तब आपको याद रखना है कि 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सिफारिश थोंगन समिति ने की। इसने कहा कि जिला परिषद को पंचायती राज की धुरी होना चाहिए, इसे जिला में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। तो जिला परिषद को इसने, जो थोंगन समिति है, इसने पंचायती राज की धुरी की संज्ञा दी कि इसको धुरी होना चाहिए, और
जो भी विकास संबंधी योजना निर्माण एवं विकास संबंधी कार्य है, उस कार्य को एक एजेंसी के रूप में किसे करना चाहिए, जिला परिषद को करना चाहिए, और इस बात की सिफारिश तुंगन समिति द्वारा की गई। एक और यहाँ पे मैंने बहुत महत्व चूंकि छूट गया था, मैंने बाद में इसको लिखा है, आरक्षण की सिफारिश। पंचायती राज में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सिफारिश किसने की थी, तुंगन समिति ने। और इसने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के आरक्षण संबंधी सिफारिश भी की थी। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज में आरक्षण संबंधी सिफारिश तुंगन समिति द्वारा की गई थी। इसके बाद आती है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति जो कि 1988 में आई थी, और इसके संबंध में आपको याद रखना कि जो ऊपर की ये तीन बातें, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, गांव प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, इन तीनों की सिफारिश, जो तीनों की सिफारिश ऊपर वही बात मैंने यानी कि तुंगन समिति की शुरुआती तीनों बातें, तो तुंगन समिति ने जो ऊपरी शुरुआत की तीनों ये सिफारिश की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, गांव प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, ये तीनों सिफारिश गाडगिल समिति द्वारा 1988 में पुनः की गई थी। लेकिन इसके क्रम में आपको ये याद रखना कि इसकी जो अलग सिफारिशें थी और महत्वपूर्ण थी, उसने ये कहा कि तीनों स्तर का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, तीनों स्तर का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। सीधा का मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आपको याद रखना है कि जो गाडगिल समिति है, इसने तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत स्तर पर, जो गांव का स्तर था यानी कि ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन की, और बाकी पंचायत समिति और जिला परिषद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी। लेकिन जो आपकी गाडगिल समिति है, इसने तीनों स्तर पर सीधे निर्वाचन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की सिफारिश की थी। और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए। इसने क्या कहा कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, जिससे जो पंचायत के चुनाव हैं वह किसके द्वारा क्रियान्वित किए जाए, किसके द्वारा चुनाव कराए जाए, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाए। तो गाडगिल समिति के संबंध में आपको याद रखना है कि तीनों स्तर का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना संबंधी सिफारिश इसने की थी। और जो ऊपर की तीन बातें तुंगन समिति में लिखी है, वो तीनों बातें गाडगिल समिति ने दोहराई थी, आपको याद रखना। लास्ट में मैंने लिया है संवैधानिकरण। जो आपका पंचायती राज है, इसके संवैधानिकरण के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, मैंने उसकी चर्चा की। लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत सारी समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित, बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे 6 समितियां लिखी हैं, एक आपकी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, उसके बाद मैंने LM सिंघवी समिति लिखी है, फिर तुंगन समिति और गाडगिल समिति। ये 6 समितियां ऐसी हैं, से विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। और यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो मेरे हिसाब से पंचायती राज की इन समितियों से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अच्छा, अब बात अगर मैं संवैधानिकरण की करूं कि आखिर इसके संवैधानिकरण संबंधी प्रावधान कब कब किए गए, तब आपको याद रखना है 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज यहाँ, मैं शायद पीछे जब संसद की क्लास ली है उसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि संशोधन विधेयक और संशोधन अधिनियम में क्या अंतर है। तब आपको याद रखना है कि संशोधन विधेयक वे होते हैं कि जैसे कोई विधेयक पेश कर दिया गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, या लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति ने नहीं पास किया, तो वह अधिनियम नहीं बन पाता है, लेकिन वह विधेयक की संख्याओं में काउंट कर लिया जाता है। तो कोई विधेयक तब होगा जब वह उसका प्रस्ताव आपके जो है संसद में पेश कर दिया, संसद हो या विधानसभा हो, जहां भी प्रस्ताव पेश कर दिया गया तो वह विधेयक की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जब वह पूर्णतः पास हो जाता है हर जगह से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति तीनों द्वारा जब वह पास हो जाता है, तब वह अधिनियम बनता है। तो वही बात यहाँ है कि जो 64वां संशोधन विधेयक है, अधिनियम नहीं बन पाया था, क्योंकि यह लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया था। तो सबसे पहला प्रावधान 1989 में संवैधानिक, जो आपका पंचायती राज के संवैधानिकरण से संबंधित, यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में जो पहला प्रावधान किया गया, राजीव गांधी सरकार में 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद VP सिंह सरकार द्वारा, अच्छा ये जो 1989 में आया था 64वां, यह LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर आया था। फिर VP सिंह सरकार द्वारा भी 1989 में प्रयास किया गया। आपको याद रखना है कि VP सिंह सरकार द्वारा भी 1989 में प्रयास किया गया, पर 1990 में सरकार गिरने से असफल हो गया। 1989 में VP सिंह सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी प्रयास किया, लेकिन चूंकि 1990 में इनकी सरकार गिर गई तो यह प्रयास भी असफल हो गया। उसके बाद आती नरसिम्हा राव की सरकार। 1992 नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसके आधार पर संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। और 11वीं अनुसूची में किसके विषय में बात की गई, पंचायती राज के विषय में बात की गई, और उसमें उसको 29 विषय दिए गए।
तो इस संबंध में याद रखना है कि इसका प्रयास सफल कब हुआ? नरसिम्हा राव की सरकार में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास सफल हो गया और यह जो अधिनियम था 24 अप्रैल 1973 से प्रभावी हो गया। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया, यहाँ मैंने 73 लिख दिया था, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया। अब आपको याद रखना है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और या 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। और इसमें एक और बात याद रखनी कि इसीलिए जो आपका 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अब अगली क्लास में इसके संबंध में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बची हैं, जैसे ग्राम सभा कैसे बनती है, आपकी जो पंचायत समिति कैसे बनती है, जिला परिषद कैसा बनता है, इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। कुछ इसकी योग्यताओं के संबंध में चर्चा करूंगा और जो इसके विभिन्न अनुच्छेद 16 अनुच्छेद उसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उसको बताने के बाद मैं भाग 9 को समाप्त करूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो मैं हिंदी की क्लासेस ले रहा हूँ वहां जाके आप अपनी हिंदी की तैयारी को पूरी कर सकते हैं और हिंदी की तैयारी को और अच्छी करने के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं एक एक दो करके हर क्लास में आपके लिए कुछ अच्छा सा अच्छा करने का प्रयास करता रहूंगा। उसके साथ चूंकि बीच में मैंने वो जो आपकी 60 वीडियोस की श्रृंखला थी संविधान संशोधन की बंद कर दी थी, लेकिन उसको मैंने आज से पुनः चालू कर दिया है। तो वहां जाके आप जो भारतीय संविधान के विभिन्न संशोधन हैं उनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।